चलो बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप सबको भली-भाँति पता होगा ही सही, पता होगा ही सही, क्या होगा ही सही कि छायावाद वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे जब उसके बाद, तो उस युग में हम पढ़ रहे थे कि 1918 से लेके 1938 तक के बीच में साहित्य जो था, ठीक है ना? तो इसी बीच में जो भी गद्य साहित्य लिखा गया था, हम उसको पढ़ने वाले थे और उसको पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने नाटक तो कल हमने बात कर ली थी, कौन-कौन से महत्वपूर्ण नाटक हैं, उनको मैंने अंडरलाइन भी करवा दिया था और लिखवा भी दिया था, है ना? तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो, उनको आप याद कर लेना, वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं घुमा-फिरा के। आज हम उसी युग में लिखे गए उपन्यासों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? जब हमने नाटक की बात की थी, तो जो नाटक की में जो केंद्र में जिन्हें रखा जाता है, वो है प्रसाद, ठीक है? तो प्रसाद के नाटकों की बात की है, प्रसाद से पूर्व के नाटकों की, प्रसाद के समय के नाटकों की बात की हमने। उपन्यास की बात करेंगे हम। तो देखो तथ्य हैं यार, तथ्य में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। नगेंद्र वाली पुस्तक ही पढ़नी और तथ्य ही पढ़ने हैं तो फिर तो क्या ही नगेंद्र का फ़ायदा उठाएँ आप ये बताओ। अगर आपको प्रवृत्तियाँ जाननी हैं, विशेषताएँ जाननी हैं, किसी भी परिभाषा जाननी है, समझना है किसी टॉपिक को तो आप नगेंद्र पढ़ो एक प्रकार से। अब आपने यही याद किया नगेंद्र वाली पुस्तक से कि प्रेमचंद ने ये उपन्यास लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद ने ये नाटक लिखे हैं, तो फिर तो कोई अच्छी सी गाइड ही लेके आ जाते मार्केट में जो रखी हुई है ना? इसलिए हम सिर्फ़ प्रवृत्ति विशेष पे ध्यान देंगे। उपन्यास में हम सिर्फ़ तथ्य तथ्य पढ़कर आगे निकल जाएँगे, जो भी हमारे काम का होगा उतना ही हम लेंगे, ठीक है? इन दिस उपन्यास पेज नंबर मैं बता दूँ आपको। है। पेज नंबर है लगभग कितना है यार ये? 559 के आस-पास है ना? मोटा-मोटा। तो और जब भी ये लास्ट वाला नहीं दिखेगा तो मुझे बता देना आप, है ना वीना जी या फिर खुशी आप बता देना, है ना? हिंदी उपन्यास साहित्य के संदर्भ में आलोच्य युग को प्रेमचंद युग की संख्या लगभग निर्विवाद रूप से मिल चुकी है, बिल्कुल। क्योंकि उपन्यास सम्राट कौन कहलाते हैं अपने बिल्कुल प्रेमचंद, तो इन्हीं को हम बीच में रखते हैं, यही धुरी है। क्योंकि सेवा सदन जो 1918 में आया था, का प्रकाशन न केवल प्रेमचंद ने के साहित्यिक जीवन की, बल्कि हिंदी उपन्यास की एक महत्वपूर्ण घटना है। सेवा सदन पूर्ववर्ती कथा साहित्य का अभूतपूर्व विकास था। इससे पहले कथा साहित्य में या तो क्या लिखा रहा अजीबोगरीब घटनाओं तथा कुतूहल द्वारा चमत्कार की सृष्टि होती थी, अथवा आर्य समाज और तत्समाज की सही अभिव्यक्ति का साधन नहीं बन गया था, है ना? कुल मिला के बात ये है इससे पहले जो रचनाएँ लिखी जाती थी उनमें कहीं न कहीं घटनाएँ प्रधान होती थी कहीं न कहीं ना। और घटनाएँ जब प्रधान होती है ना तब उसमें व्यक्ति को मौका नहीं मिल पाता है कहीं न कहीं। उसमें बात करें अगर हम तो उसमें एक जिज्ञासा बनी रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? वास्तविकता कम होती है, उसमें रोचकता ज़्यादा होती है। क्योंकि किसी भी उपन्यास में रोचकता गुण हो ये तो अच्छी बात है, परंतु वास्तविकता अगर हो तो अच्छी बात है ना? आदर्शवाद हो चाहे यथार्थवाद हो लेकिन वास्तविकता का भी गुण उसमें होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ हमको सेवा सदन में दिखाई दी है। और इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, हरे कृष्ण जौहर आदि पहली कोटि के कथाकार थे जो गौरी दत्त है तो गौरी दत्त, श्रद्धाराम फिल्लोरी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, मेहता, लज्जाराम शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, ठीक है। आदि दूसरी कोटि के कथाकार थे। किशोरी लाल गोस्वामी की स्थिति कुछ-कुछ बीच की सी थी। यद्यपि उनका झुकाव भी मनोरंजन की ओर अधिक ही था। उस काल के लिए केवल एक उपन्यासकार भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की रचना दृष्टि अपने समकालीनों से भिन्न थी। ठीक है? मनोरंजन और प्रचार से ऊपर उठकर उन्होंने उपन्यास को जीवन के अभिव्यक्ति के साधन के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। घराव घटना और बलवंत भूमिहार उनकी वैसी ही कृतियाँ थी। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है वो। वैसे प्रेमचंद ने 1918 के पूर्व उर्दू में कई उपन्यास लिखे थे। जैसे प्रेमा, जिसे हम कहते हैं प्रेमा, किसके बीच में प्रेम हुआ? 2 सखियों के बीच में। अर्थात प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह, जिसे हम हँस-खुरमा व हम-सवाब भी कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि उर्दू में पहले लिखा गया था ये हम-खुरमा या हम-सवाब के नाम से। बाद में ये प्रेमा के नाम से अनुवाद किया गया था और 1907 में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य आरंभिक उपन्यास में है असरार-ए-मवाविद अर्थात देवस्थान रहस्य, किसना भी है, रूठी रानी भी है, जलवाए-इसार भी है। इनमें प्रेमचंद जी ने उपन्यास को मनोरंजन से ऊपर उठाकर जीवन से सीधे संपर्क लाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने आर्य समाज से प्रेरणा अवश्य ग्रहण की थी, पर उनकी विशिष्ट जीवन दृष्टि भी निर्मित हो चुकी थी, जो इन उपन्यासों में अभिव्यक्ति पाना चाह रही थी। किंतु हिंदी उपन्यास में कोई परंपरा न होने के कारण प्रेमचंद को उनका समुचित ढांचा नहीं मिल पा रहा था। संभवतः अपने लिए सही भाषा की तलाश भी वो नहीं कर पा रहे थे। परिणामतः इस काल में लिखित उनके सभी उपन्यास एक प्रतिभाशाली लेखक के
बचकाने प्रयास जैसे लगते हैं, क्योंकि यार कोई भी चीज़ हो जब शुरुआत ही आपसे हो रही है, तो आप जो लिखोगे अपने आप में ही श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कल को आपको ही वो चीज़ बचकानी लगेगी ना बाद में जब श्रेष्ठ लिखा जाएगा तो, है ना? वही वाली बात है। आपके जीवन में आपने बहुत सारे ऐसे संघर्ष देखे होंगे, जो जिस समय आप उस संघर्ष से जूझ रहे थे तब आपको वो बहुत ही विकराल लगते थे। लेकिन जब आप उस संघर्ष से निकल गए, तब आपको लगता होगा कि यार मैं कैसे-कैसे संघर्ष से जूझता था पहले और कैसी-कैसी चीज़ें थी, नहीं? वही वाली बात है। तो वैसे उपन्यास में भी था। सेवा सदन उनकी पहली प्रौढ़ करती है, ये सबको पता है ये, ठीक है ना? इसमें गोदान वगैरह के पास दिमाग मत लगाना। ज़्यादा दिमाग लगाओगे रंगभूमि और इनके लिए तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना? धन की पहली प्रौढ़ कौन-सी है? वो है सेवा सदन। उनके नए औपन्यासिक जीवन का ही नहीं बल्कि हिंदी उपन्यास के भी एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ है। सेवा सदन के बाद प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम 1922 जो भी उसी दिन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था ना इसका, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और 3-4 दे दिए थे और यकीन कीजिए आप बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है यार। मतलब जो मेरे बहुत टैलेंटेड दोस्त हैं, उन्होंने भी इस क्वेश्चन को गलत किया है। जबकि कम से कम 1000 बार, 1500 बार उन्होंने पढ़ा हुआ है कि कौन-कौन से क्रम से लिखे गए हैं। तो आसान चीज़ गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको। ये कठिन चीज़ को तो हम क्या है ना बहुत ही गहराई के साथ पढ़ते हैं। सेवा सदन और एक बंदे ने तो प्रेमचंद की जीवनी वाला उपन्यास था एक, युग्म से करना तो वो ब्रिलियंट आदमी है, उसके 144 नंबर आ रहे हैं, ऐसा भी। तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन गलत किए हैं। मैंने खुद नहीं ऐसे बचकाने क्वेश्चन गलत किए हैं, मैं बता नहीं पाऊँगा, शर्म की बात है। आप भी मेरे लगभग 150 प्लस नंबर वाले आराम से बन जाते अगर ये कुछ बचकानी गलतियाँ नहीं करता तो। पर ठीक है, लाइफ़ है, आगे ध्यान रखेंगे। सेवा सदन के बाद हमने बात की प्रेमाश्रम की 1922, लेकिन वही वाली बात है कि खुद ठोकर ठोकर खा के सीखे अच्छा अच्छा तो है ना कि दूसरों ने ठोकर खाई है उसी से सीख लिया जाए। तो पेपर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसको कभी भी इतना बड़ा भी नहीं समझना चाहिए कि पेपर ही सबसे बड़ा हो जाए। उस चक्कर में हम क्या करते हैं आसान से आसान क्वेश्चन को भी हम बहुत गहराई के साथ देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमारी, है ना? उसके बाद हम बात करें प्रेमाश्रम के बाद रंगभूमि 1925 में है, ठीक है? कायाकल्प जो है 1926 में है। इससे पहले जितने भी उपन्यास थे प्रेमचंद स्वयं पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में प्रकाशित करते थे। कायाकल्प हिंदी का पहला उपन्यास है प्रेमचंद का जो उन्होंने स्वयं पहली बार ही हिंदी में लिखा था, है ना? वैसे रंगभूमि आपको 25 बार याद रह जाएगा कि 25 किलो रंग लेके आए थे, तब जाके घर में रंग हुआ था। प्रेमाश्रम वैसे ही याद हो जाएगा, प्रेम 2 लोगों के बीच में होता है, तो 2 और 2 यानी कि 1922 में प्रेमाश्रम हो जाएगा। सेवा सदन तो 18 का होने के बाद ही आदमी सेवा कर सकता है, अर्थात जॉब कर सकता है, याद रह जाएगा। निर्मला आपकी बड़ी बहन है जिसकी उम्र 27 साल है, निर्मला 27। गबन, ठीक है? ₹31 का गबन हम करते हैं ना, भगवान के चढ़ाते हैं, कितना चढ़ाते हैं? 11, 21, 51 चढ़ाते हैं ना? पर फिलहाल यहाँ मान के चलो, गबन एक प्रकार की चीटिंग मान सकते हैं अपन, गबन मतलब एक चीटिंग, 1931 में। कर्मभूमि 33 से आसान ही याद हो जाएगा। कायाकल्प और कर्मभूमि में कन्फ्यूज़ मत हो जाना, कायाकल्प पहले है 26 में, कर्मभूमि है 33 में और गोदान तो चलो सबको याद होता है, 35-36 माना जाता है लगभग इनका, है ना? शीर्षक 7 मौलिक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। इस बीच उन्होंने अपने 2 पुराने उर्दू उपन्यासों को भी हिंदी में रूपांतरित करके परिष्कृत करके प्रकाशित किया है। जलवाए इसार और रूपांतर, ठीक है? जलवाए इसार मतलब जलवा हो गया यार, जलवा अर्थात जलवा मतलब वरदान, वो भी 1921 में प्रकाशित करवाया था, ठीक है ना? जो कि पहले लिखा जा चुका था वो। हम खुरवा वो हम सवाब कौन-सा हो गया? वही प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह। बाद में उसी को अपडेट करके प्रतिज्ञा के रूप में 1929 में फिर से छापा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छे विद्यार्थी भी गलती करते हैं और आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, आप भी करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप ना इस चीज़ों को हल्के में लो। एक उल्लेखनीय तथ्य ये है कि आरंभ में प्रेमचंद अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखते थे, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करते थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि जो है, सेवा सदन जो है पहले बाज़ार हुस्न के नाम से था। प्रेमाश्रम जो था वो गोशे आफ़ियत के नाम से था। रंगभूमि जो था चौगान हस्ती के नाम से लिखे गए थे। सच बताओ आपको मैंने कभी ये प्रश्न नहीं देखा है कि एक तरफ उर्दू का देके एक तरफ हिंदी का पूछा गया है। मैं इसको बिल्कुल भी तलाश करूँगा कि कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है या कोई मुझे कमेंट करके बताता है तो मुझे अच्छा लगेगा। परंतु हमको याद रखना चाहिए कि कौन-सा उर्दू का उपन्यास जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है? और हमको हिंदी के ही प्रकाशनवर्ष याद रखने हैं क्योंकि हम हिंदी के विद्यार्थी हैं। उर्दू में कब लिखा गया था उसे हमें कोई लेना-देना नहीं। किंतु प्रकाशित पहले ये हिंदी में हो चुके थे।
और मूल रूप से हिंदी में लिखित उनका पहला उपन्यास कायाकल्प है, जो हमने बात कर ली है अभी कायाकल्प की। इसके बाद उन्होंने सभी उपन्यासों की रचना हिंदी में ही की है। उर्दू की बैसाखी की हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद की देन अनेकमुखी है। प्रथम तो उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन से ऊपर उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया है। चारों ओर फैले हुए जीवन के अनेक समसामयिक समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, पूंजीपतियों, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता और शिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, घर और समाज में नारी की स्थिति, वेश्याओं की जिंदगी, वृद्ध विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक समाज में नारी की स्थिति, सांप्रदायिक वैमनस्य, अस्पृश्यता, मध्यम वर्ग की कुंठाएं आदि ने उपन्यास लेखन के लिए प्रेरित किया है। प्रेमचंद ने एक एक करके बड़ी बेसब्री से इन समस्याओं को, जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। सेवा सदन में उनका ध्यान मुख्यतः वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रेमचंद के उपन्यास और प्रेमचंद के उपन्यासों के अंदर की घटनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं एक ग्रुप में देख रहा था यार, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन उस ग्रुप में पूछ रखे थे जो इंटरनेट पे खोजने से भी जिनके आंसर नहीं मिलेंगे। अबे जब उनके आंसर इंटरनेट पे खोजने पे ही नहीं मिलेंगे तो एग्जामिनर को कहाँ से मिल जाएगा वो क्वेश्चन, ये बताओ मुझे यार? नहीं मिलेगा ना। तो हम क्यों ज़बरदस्ती उन क्वेश्चन के पीछे डोलते फिरते हैं और बच्चे बेचारे डिमोटिवेट होते हैं ऐसे क्वेश्चन से, मैं सही बता रहा हूँ। तो क्या करें? ऐसे-ऐसे ग्रुप है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ग्रुप में लगभग 750 के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। उनके ऐसे-ऐसे ग्रुप है कि 750 को तो डेली कम हो जाते हैं उनके ग्रुप में, लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारी भीड़ है, ऐसा है। तो हम अब जैसे कि अब यहाँ पे मान लो 3-4 उपन्यास का वर्णन दे रखा है। अब हमको पता है यार, नगेंद्र जो है अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, आँखों के सामने सबके पड़ी रहती है। तो एग्ज़ामिनर इसको लेके उठाएगा या फिर कहीं से वो ग्रंथ छपेगा, कहीं से ग्रंथ एकदम खोजेगा? नहीं ना। कौन-सी पुस्तक की प्रायिकता ज़्यादा है कि कौन-सी पुस्तक ज़्यादा चांस है जो एग्ज़ामिनर के पास होने का? नगेंद्र या शुक्ल जी? शुक्ल जी में प्रेमचंद के उपन्यासों को उतना ज़िक्र मिलेगा, है नहीं। तो यहीं पे हमको मिलेगा। अब यहाँ पे जब ऑटोमेटिक कुछ उपन्यासों का दे रखा है, तो क्यों ना हम इन्हीं उपन्यासों की चर्चा तो अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना? ताकि हम पूरा पढ़ने से बच पाएँ। तो कभी-कभी क्या होता है, आँखों के सामने से प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसे कहते हैं ना आँखों के सामने काजल चुराना, वही वाली बात है। सेवा सदन में उनका ध्यान मुख्यतः विवाह से जुड़ी समस्याओं, तिलक, दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद घर में पत्नी का स्थान, समाज में वेश्याओं की स्थिति पर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक प्रकार से कथानक बता दिया सेवा सेवा सदन का, ठीक है। निर्मला उपन्यास, ज़ाहिर-सी बात है, निर्मला महिला का नाम आ गया और महिला का तो दूसरा पर्यायवाची दहेज होता है। नहीं, बेटी जहाँ पैदा होती है, आदमी को बेटी बाद में दिखाई देती है, पहले दहेज दिखाई देता है। तो निर्मला में दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन तथा विनाश का चित्रण किया गया है। कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण उनके प्रथम उपन्यास प्रेमाश्रम में लक्षित हुआ है। अब ये मत लगा देना कृषक तक दिखते ही गोदाम के पास चले जाओ, नहीं। कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण का प्रथम प्रयास प्रेमाश्रम में हुआ है। वैसे भी श्रम लगा हुआ है, श्रम, और श्रम का संबंध वैसे भी किसान से है। तो कृषक का जीवन का संबंध का पहला उपन्यास हो जाएगा प्रेमाश्रम। बाद में पूर्णता तो गोदान में प्राप्त हुई है। वैसे प्रेमचंद ने मान्य रूप से अपने प्राय सभी उपन्यासों में, विशेष रूप से रंगभूमि और कर्मभूमि में, ग्रामीणों की स्थिति का बेभान चित्रण किया है। गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जा सकता है। अब ये पंक्तियाँ आई है ना, पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती ये पंक्तियाँ। तो यही पंक्तियाँ पूछी जाती है, नगेंद्र के नाम से पूछी जाती है, क्योंकि नगेंद्र की पुस्तक में पढ़ रहे हैं अपन। तो गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जाता है। किसने कहा है? नगेंद्र ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है ये प्रश्न, आगे भी आएगा। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी अन्य उपन्यास में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। संभव तो वो संसार के साहित्य में बेजोड़ है। महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की मानवतावादी दृष्टि के कारण भी देश की सांप्रदायिक समस्याएं प्रेमचंद की चिंता का मुख्य विषय थी। इस समस्या को सेवा सदन में विशेष रूप से कायाकल्प में भी बताया गया है। सेवा सदन, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान में अंतर जातीय विवाह के प्रश्न को भी उठाया गया है। उच्च वर्गीय और मध्यम वर्गीय समाज में नारी की स्थिति, अपने अधिकारी के प्रति उसकी क्रमशः उभरती गई जागरूकता तो प्राय उनके सभी उपन्यासों में चित्रित होती है, ठीक है ना। विधवा विवाह का प्रश्न भी देखा जाए तो प्रतिज्ञा में उठाया गया है। मध्यम वर्ग की कुंठाओं का सबसे अच्छा चित्रण। मध्यम वर्ग कैसे? जो मिडिल फैमिली वाले होते हैं वो एक प्रकार से आसमान भी नहीं छू पाते और धरती से भी थोड़ा बहुत उड़ जाते हैं। कुंठा तो भर जीवन तो रहेगा ही सही। उसमें एक अच्छा खासा आदमी क्या करता है, बराबरी करने के चक्कर में गबन कर लेता है, चीटिंग कर लेता है, चोरी कर लेता है वो, ठीक है ना। बाद में फंसा हुआ फिरता रहता है इधर उधर।
तो मध्यम वर्गीय कुंठाओं का सबसे अच्छा चित्रण मिलता है गबन में और निर्मला में भी। यद्यपि सेवा सदन और कर्मभूमि में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। समाज में हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्या का वर्णन मिलता है कर्मभूमि में। ठीक है ना? तो थोड़ा सा यूनिक है ये, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है कि हरिजनों की स्थिति और समस्याओं का चित्रण या दलितों का वर्णन कौन से उपन्यास में किया है? कर्मभूमि में। बड़े पैमाने पर फैलने वाले उद्योग धंधों के फलस्वरूप ग्रामीण जीवन और पुराने मूल्यों के विघटन तथा पूंजीवाद के बढ़ते हुए प्रभाव का चित्रण कहाँ मिलता है? रंगभूमि में। अब हर प्रश्न का उत्तर कभी भी गोदान नहीं होता है ना? तो बड़े पैमाने पर फैलने वाले उद्योग धंधों, तो जाहिर सी बात है जो इंडस्ट्री में आएगी तो जाहिर सी बात है गाँव के गाँव तबाह होंगे ही सही ना, क्योंकि प्रदूषण बढ़ेगा, जमीन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, कृषि क्षेत्र कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पे थे अपन, ये रहा है ना, पुराने मूल्यों के विघटन तथा पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव का चित्रण हमको मिलता है रंगभूमि में। देश की पराधीनता के एहसास से पैदा हुआ दर्द प्रेमाश्रम रंगभूमि, कायाकल्प गबन और कर्मभूमि में स्थायी स्थान पर व्यक्त हुआ है। सामान्य जीवन की धड़कन तो उनके सभी उपन्यासों में मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने किस्सा गोई से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया था, बहुत बढ़िया, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि अंत तक किस्सा गोई से जुड़े रहे थे। ठीक है ना? अब यही प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि गोदान उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन ये था कि उन्होंने गोदान उपन्यास में किस्सा गोई के माध्यम से मानव व्यापारों का वर्णन किया गया है, और दूसरा ऑप्शन था धर्मभीरू मिल मालिक का अंकन, है ना? तो अब वो से तो पहला ऑप्शन सबको गलत लग रहा था, बोला यार मानव व्यापार कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे धर्म भी, और ये किस्सा कोई कहाँ पे है। लेकिन दूसरा ऑप्शन था वो ज़्यादा गलत था, क्योंकि जो मिल का मालिक था ना, वो जो वही तो था यार गोविंदी का पति, है ना? तो खन्ना खन्ना नाम रहता है ना? तो खुद धर्मवीरू कहाँ से रहता है, वो खुद ही बेईमान होता है, थोड़ा सा तो सियाना आदमी होता ही है वही, है ना? तो वो वाला फिर ऑप्शन सही माना गया और वही सब ठीक है, फिलहाल आंसर की में तो वही माना गया है। देश की पराधीनता ये होगी या किस्सा कोई से जुड़े रहे हैं, यही कारण है कि उनके उपन्यासों को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में देवकीनंदन खत्री ने कौतूहलता प्रदान कराने वाले नई नई घटनाओं की दृष्टि से रोचकता पैदा की थी, जबकि प्रेमचंद ने सहज सामान्य मानवीय व्यापारों को मनोवैज्ञानिक स्थिति से जोड़कर एक सहज तीव्र मानवीय रुचि पैदा की। आ गए ना मानवीय व्यापार। अब बता यहाँ पे उसका आंसर हमको मोटा मोटा मिल रहा है, तो वो किसी ने डिलीट होने से रहा, या फिर उसका आंसर वही सही होगा। ठीक है ना? तो मानवीय व्यापारों को मनोवैज्ञानिक स्थितियों से जोड़कर एक सहज तीव्र मानवीय रुचि पैदा करती है। जबकि ऊपर हम पढ़ के आए हैं देवकीनंदन खत्री में क्या है, कौतूहल प्रधान चौंकाने वाली नई नई घटना है। ठीक है ना? तो घटना प्रधान उपन्यास होते हैं, अच्छी बात है, परंतु वो मानव जीवन को उतने प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है ना? उनको हम पढ़कर भूल जाते हैं, वो हमारे अंदर कोई विशेष जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करते हैं ना। तो इनके आरंभिक उपन्यासों में, उनके देवकीनंदन खत्री के आरंभिक उपन्यासों में घटनाओं की सृष्टि का भी एक प्रयास लक्षित होता है। तो धीरे धीरे वे इस पुराने रोग से मुक्त होते गए। अच्छा प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों में उन्होंने भी कहीं ना कहीं घटनाओं को दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे वो इस रोग से मुक्त हो गए। गोदान में पहुंचकर उन्होंने किस्सा गोई की उस कला को प्रस्तुत करने में सफलता प्रदान की, जो घटनाओं पर नहीं मनोवैज्ञानिक स्थितियों से दीप्त सहज मानवीय व्यापारों पर जीती है ना? देखो ये सेम एडजिटिव लाइन आई थी एग्जाम में, और मैं आपको दिखा दूँ, पेपर 1 में आएगा या पेपर 2 में? पेपर 1 में आएगा, ये रहा पेपर 1 मेरे पास खुला हुआ, अभी आपके सामने दिखाता हूँ। हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, बस वो क्वेश्चन मिल जाए हमको किस्मत से। अच्छा आप सब लोग टेलीग्राम वाले तो खैर कैसे देख पाएंगे, पर जो यूट्यूब पे बच्चे देखेंगे उनको पता चल जाएगा, है ना? जब खोल ही लिया तो दिखा देता हूँ मैं, है ना? 2 मिनट लगेगा अभी यार, बस क्या दिक्कत आ रही है। और अभी क्या है ना, वो सब हाथ वाथ वहाँ लिखा हुआ है ना, इस वजह से हम क्या है ना, एक लाइन को बता देंगे ताकि पता चल जाएगा ना कि देखो एज इट इज शब्द भी चेंज नहीं करते एग्जाम बनाने वाले, है ना? बस 2 मिनट। याद है दूर राजस्थानी भाषा अलंकार ओस, हरिन को हरि की कथा सुनाओ, परस्पर सौहार्द का भाव, धर्म भीरु, ये रहा क्वेश्चन। प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 79 वाला है। ठीक है, गोदान उपन्यास की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है
किस्सा गोई में घटनाओं के स्थान पर मनोवैज्ञानिक स्थितियों से दीप्त मानवीय व्यापार का अंकन। ये पहला उपन्यास, पहली पंक्तियां हैं ये, है ना? ये बताओ दी हुई है या नहीं दी हुई है? कि गोदान में पहुंचकर उन्होंने किस्सा गोई की उस कला को प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है जो घटनाओं पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्थितियों से दीप्त सहज मानवीय व्यापारों पर जीती है। एज इट इज ऑप्शन था या नहीं था? सेम। पहला तो सही वैसे ही हो गया। दूसरा है शोषक वर्ग का चित्रण, है ना? शोषक, ठीक है ना? एक बार बताओ, शोषक वर्ग कौन होता है? ऐसा है बिल्कुल, है ना? जो कहीं ना कहीं जो शोषण करते हैं, तो उसका भी चित्रण किया गया है ना, किस प्रकार से लोग खून पीते हैं उसमें देखा जाए तो, है ना? वो जो वैद्य बन के भी आता है, ब्राह्मण आता है, वो वाला केस देख लो आप, चाहे कोई भी। और अंतरजातीय विवाह की समस्या मिलती है, नहीं मिलती, बताओ आप कहीं न कहीं? क्योंकि वो सीलिया का केस देखो आप, सीलिया का, और वो दाता दीन माता दीन वाला, ठीक है ना? पुत्र वाला। और इधर से इसको ही देख लो आप, ये अलग-अलग जाति का होता है, गोबर और जो वो झुनिया है, वो दोनों की भी अलग-अलग कास्ट होती है, तो ये सब मिलता है तीनों के तीनों, ठीक है? परंतु धर्म भीरु मिल मालिकांकन नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रश्न जो है आपकी आँखों के सामने से ही आते हैं और एज़ इट इज़ लाइन उठा के आते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है वो थोड़ा बहुत भी अगर कुछ उल्टा-पुल्टा दे देगा तो उसको फिर भारी पड़ जाएगा, फिर उसको प्रूव करना है ना? ओके, को आगे बढ़ते हैं। हुँ। तो निहित है कि उन उपन्यासों में समसामयिक उपन्यासों को अपने उपन्यासों का आधार बनाने के बावजूद सहज सामान्य धारा को उचित महत्व दिया है। उनके उपन्यासों में समस्याओं और उनकी आदर्शवादी समाधानों का महत्व उत्तरोत्तर कम होता गया है और जीवन धारा की ताजगी तथा यथार्थवाद क्रमशः प्रमुख और व्यापक होती गई है। अपने अंतिम उपन्यास गोदान में भी वे आदर्शों से मुक्त अन्य उपन्यासों में भी उन्होंने समाज की विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की सामान्य जिंदगी को उसकी संपूर्ण मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। विशेषता यह है कि सामान्य जिंदगी के ये ब्यौरे मनोवैज्ञानिक स्थिति से संकलित है, जिसकी पृष्ठभूमि में जीवन का गहरा और व्यापक अनुभव तथा तीव्र संवेदना विद्यमान है। ठीक है। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासों में समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण किया है। इन सबसे प्रमुख वर्ग है किसानों का, जो मुख्यतः गाँव में रहता है, जो देश की समूची आबादी का लगभग 85% था। इसके बाद उन्होंने मध्य वर्ग को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। अभी जातीय वर्ग और नागरिक जीवन का चित्रण उन्होंने बहुत कम किया है, और जहाँ ऐसे स्थल आए हैं वहीं उनका मन रमा नहीं है। गोदान में भी नागरिक जीवन के चित्रण की संभावनाएं तो थी, पर उसका प्रमाणिक और पर्याप्त चित्रण वहाँ भी नहीं है। उपन्यास में कुछ नागरिक पात्रों के दर्शन अवश्य होते हैं। वे किसी विशेष अर्थ में नागरिक जीवन की प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि नगर जीवन की विशेषताओं जैसे कि कोलाहल, दौड़-धूप, तंगी, भीड़-घुटन, गंदगी, बेकारी, होटल, रेस्टोरेंट, शुष्क औपचारिकता मतलब झूठी खुशामद, है ना? भयानक जीवन संघर्ष आदि का प्रामाणिक चित्रण करने के लिए गोदान में वो सब दिखाया गया है। अच्छा, नगर जीवन की विशेषताओं में ये सब चीज़ें हैं ना, का बहुत प्रामाणिक चित्रण गोदान में कहीं दिखाई नहीं देता है, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रामाणिक, सिर्फ थोड़ा बहुत ही वर्णन उसमें देखने को मिलता है हमको, है ना? और वैसे भी वो तो ग्रामीण कथा है, शहर की कथा तो कुछ है ही नहीं उसमें। गोदान में तथाकथित नगर कथा के पात्र प्रेमचंद के नारी विषयक प्रेम प्रेम विषयक और देश सेवा विषयक आदर्शों के प्रतिपादन के लिए निमित्त खड़े किए गए हैं, न कि वे नगर जीवन के अंग है, ठीक है ना? अर्थात नगरों का कोई इतना खास वर्णन नहीं मिलता है। लगभग यही बात उनके अन्य उपन्यासों में भी आए नागरिक पात्रों का विषय में कही जा सकती है। हाँ, उनके उपन्यासों में शोषक वर्ग, जमींदारों, साहूकारों, सरकारी कर्मचारियों तथा पुरोहितों का यथार्थ और प्रमाणिक चित्रण हुआ है। शोषक वर्ग का चित्रण अभी आया था, नहीं आया था, है ना? इसमें जमींदार वर्ग के प्रति प्रेमचंद की सहानुभूति उन्हें उच्च कोटि का कलाकार ही नहीं, संतुलित दृष्टि संपन्न सामाजिक आलोचक भी सिद्ध करती है। तत्कालीन जमींदार एक ओर किसानों को शोषण करता था, तो दूसरी ओर वो बैंकरों, दलालों और अंग्रेज सरकार के शोषण का भी शिकार होता था। तत्कालीन सामंती ढांचा भव्य और डरावना दिखाई पड़ता है, पर भी पर दिखाई देने पर भी पर बिल्कुल खोखला हो चुका था। प्रगतिवाद या साम्यवाद के प्रति दुराग्रही लेखकों की दृष्टि इस खोखलेपन की ओर नहीं जा सकती। किंतु प्रेमचंद ने देखो कितनी बढ़िया बात कही है ना, कि प्रगतिवाद या साम्यवाद के प्रति जो एक प्रकार उनके खिलाफ बात करते हैं ना, वो उसकी दृष्टि इस खोखलेपन की ओर नहीं जा सकती है, क्योंकि जो प्रगतिवाद का विरोध करेगा वो कभी भी आम आदमी का दर्द नहीं समझेगा, है ना? और प्रगतिवाद नहीं जा सकती है, किंतु प्रेमचंद ने अपनी सूक्ष्म अवलोकन क्षमता से न केवल इसे लक्ष्य किया है, बल्कि सहानुभूति के साथ साथ इसे अपने
उपन्यासों को प्रस्तुत भी किया है। प्रेमचंद यद्यपि राष्ट्र प्रेमी और देशभक्त थे, पर अपने उपन्यासों में वह राष्ट्रीय भावना को सशक्त अभिव्यक्ति नहीं दे सके थे। जगह जगह ऐसा होता है कि वे इस ओर बढ़ना तो चाहते हैं, पर उनकी व्यवहारिक बुद्धि जैसे रास्ता रोक लेती है। ये सामाजिक सुधारों और प्राकृतिक विपत्तियों में सहायता कार्य करने वाले सेवा समूह के वे गठन और उनकी गतिविधियों का वर्णन तो करते हैं, तो सत्याग्रह आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त किए गए आंदोलन के चित्रण से बचते हैं। ये बात हमको प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि सब में देखी मिलती है। इस प्रकार कतिपय सामाजिक समस्याओं को सही संदर्भ में उठाने पर भी वे उन्हें उचित तर्कसंगत परिणति नहीं दे पाए हैं। कई उपन्यासों में अंतर्जातीय विवाह की समस्या भी उठाई गई है ना। वे विभिन्न जातियों की युवक युवतियों के प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, पर प्रेमचंद उस संबंध को विवाह में बदलने के पूर्व ही प्रेमी प्रेमिका की मृत्यु या किसी अन्य बहाने से एक दूसरे के अलग कर देते हैं। सोफिया और विनय, अमरकांत, सकीना, चक्रधर, मनोरमा आदि प्रेमी युगलों की यही कहानी प्रणाम है। इस प्रकार प्रतिज्ञा में भी विधवा विवाह समस्या को उठाकर भी वे अमृत राय और पूर्णा का विवाह संपन्न नहीं करा पाते हैं। अब देखो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अमृत राय और पूर्णा किसके उपन्यास के पात्र हैं? प्रतिज्ञा के। ये लोग बताओ, एक जनर को कहाँ मेहनत करनी पड़ी, और आप देखो तो जगह जगह जाओगे और एग्जाम और पढ़ कर आओगे। केवल गोदान में मातादीन और सीरिया का विवाद दिखाने का साहस उन्होंने किया है। आगे हुए बातों पे अपन कर रहे थे, है ना। देखो यार, दातादीन मातादीन में मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि दातादीन बाप है या फिर मातादीन है बाप, है ना। पर ये है कि मातादीन जो है वो बेटा है, माता है बेटा, ठीक है। और दातादीन जो है वो उत्तर को देने वाला यानी कि बाप हो जाएगा, ठीक है। संभवतः सामाजिक आलोचना के भय से प्रेमचंद समाज सुधार की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाने से रह गए थे। शिल्प और भाषा की दृष्टि से भी प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को विशिष्ट स्तर प्रदान किया है। जो सुगठित और चारों ओर से दुरुस्त कथानक गढ़ने का कौशल देव के नंदन खत्री भी दिखा चुके थे, पर चित्रणीय विषय के अनुरूप शिल्प के अन्वेषण का प्रयोग हिंदी उपन्यास में पहली बार प्रेमचंद ने ही किया है। उनकी विशेषता यह है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दृश्य अत्यंत सजीव, गतिमान और नाटकीय हैं। उनके उपन्यासों की भाषा भी की खूबी यह है कि जब वो शब्दों के चुनाव अथवा वाक्य रचना की दृष्टि से उसे सरल और बोलचाल की भाषा कहा जा सकता है, पर भाषा की सरलता को निर्जीवता, एक रसता, अकाव्यात्मकता का पर्याय नहीं समझना चाहिए। प्रेमचंद के उपन्यासों में विशेषकर गोदान में भाषा का वैविध्य जितने स्तर पर दिखाई पड़ता है, बहुत बढ़िया यार, वह हिंदी उपन्यास में साहित्य में अब तक दुर्लभ है। अब ये कथन मैंने किसी एग्जाम में देखा नहीं है, तो किसी दिन अगर ये आ जाएगा, इसको न्योता देने की आवश्यकता नहीं है, आँख के सामने पड़ा हुआ है, कोई भी एग्जामिनर उठा के दे देगा कि गोदान में भाषा का वैविध्य जितने स्तर पर दिखाई पड़ता है, वह हिंदी के उपन्यास साहित्य में अब तक दुर्लभ है। हाँ कि ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। पढ़ते हैं आगे। इतनी सरल भाषा को एक साथ इतने स्तर पर काम में लाना प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार द्वारा ही संभव था। भाषा के सटीक और सार्थक व्यंजनापूर्ण वे अपने समकालीन ही नहीं, बल्कि बाद के उपन्यासकारों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। वस्तु तो प्रेमचंद ने ही हिंदी उपन्यास को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम प्रदान किया है। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों की संख्या 200-250 के लगभग है, किंतु सबका उल्लेख यहाँ नहीं कर सकता भाई मैं, और नहीं जरूरी है। फिर भी इस काल के कम से कम 10-12 उपन्यासकार तो ऐसे हैं जिन्होंने किसी किसी रूप से अपनी पहचान तो कायम जरूर की है, तो उनका तो आपको सिलेबस में पढ़ना ही पड़ेगा, बच नहीं पाओगे तुम, ठीक है ना। बताता हूँ, रुको पानी पी लो यार, गर्मी बहुत पड़ रही है। अब देखो, यहाँ पे उपन्यासों की बात करेंगे। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। अब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, अब आपको पढ़नी सिर्फ रचना है, ठीक है। तो माँ और भिखारिणी नाम से जो उपन्यास है, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे विश्वम्बर नाथ कौशिक। विश्वम्बर नाथ कौशिक, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे नाम, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कोई आपको अंदर डिटेल नहीं पढ़नी है। चतुरसेन शास्त्री का हृदय की परख और हृदय की प्यास दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारा बिल्ला साहब एक तरफ तक छोड़ भी देंगे तो काम चल जाएगा, पर हृदय की परख और हृदय की प्यास कौन? चतुरसेन शास्त्री, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। हृदय की प्यास और हृदय की परख। उसके बाद देखो आप, प्रताप नारायण श्रीवास्तव को कर दो, विदा कर दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो इनको तो आप। इसके अलावा आप देखो देवी नारायण द्विवेदी को भी नारायण नारायण करने दो,
ये चलते हैं अपन अगर तो ये जगदीश को मुक्ति झा विमल वगैरह छोड़ दो। कालक्रम की दृष्टि से देखें तो विवेची काल में सबसे पहले शिव पूजन सहाय जो कि 1893 में जन्म हुआ है शिव पूजन सहाय का, ठीक है ना। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद से भिन्न मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया है। उनका उपन्यास है एक देहाती दुनिया, और मैं आपको बता नहीं सकता, इतने एग्जाम में पूछा गया है, इतने एग्जाम में रिपीट दर रिपीट पूछा जाता है ये देहाती दुनिया। भाई देहाती दुनिया, गांव के लोग आज भी शिव की पूजा करते हैं सुबह सुबह। शिव पूजन सहाय, तो शिव जी उनकी सहायता करते हैं। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देहाती दुनिया, ठीक है। तो 1926 में लिखा गया उपन्यास, इसका तो प्रकाशन वर्ष भी याद रख लोगे तो काम ही आएगा आपका। तो जो ये उपन्यास है प्रचलित रूढ़ियों को तोड़ने की दिशा में एक साहसिक कदम है, किंतु शायद ये कदम पहले से उठा लिया था समय से पहले, इसलिए इस उपन्यास का समुचित मूल्यांकन 1950 के लगभग आंचलिक उपन्यासों का आविर्भाव होने पर हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि देहाती दुनिया पहला हिंदी का आंचलिक उपन्यास है, ठीक है ना, या आंचलिकता लिए हुए एक उपन्यास है। अब 1950 का नाम क्यों लिया, क्योंकि 1950 के बाद तक हमको मेरा आंचल वगैरह देखने को मिल गया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया नाम से सर लगता है जैसे प्रेमचंद ने, सुदर्शन ने, ऐसे किसी गरीब आदमी ने लिखा हुआ है ना, देखो वो बात अलग है। प्रेमचंद पैदा गरीब हुए थे, मरे गरीब नहीं थे, पर ये याद है। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ और इसलिए सबसे बदनाम उपन्यासकार है बैचेन शर्मा उग्र, पांडे बैचेन शर्मा उग्र। सबसे अक्खड़ और सबसे बदनाम, क्योंकि सबसे अक्खड़ है इसलिए बदनाम है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, इनके सारे के सारे याद होना ही चाहिए आपको। चंद हसीनों के खतूत, बहुत इंपॉर्टेंट है चंद हसीनों के खतूत, ठीक है। दिल्ली का दलाल भी 1927। अब जाहिर सी बात है, जो बेचैन आदमी है, जो बदनाम आदमी है, तो चंद हसीनों के पीछे पड़ेगा पहले तो उसके चक्कर में दिल्ली के दलालों के पास भी जाएगा। तो दिल्ली का दलाल उसको एक लड़की दिलाएगा जिसका नाम है बुधुआ की बेटी। फिर उसके बाद क्या करेगा, शराब पी के शराबी भी बन जाएगा वो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पांडे बेचैन शर्मा उग्र जो है। दो कवि मैं आपको बताऊंगा, दो रचनाकार है जो साला कहीं भी टपक जाते हैं ये। किसी भी विधा को आप पढ़ो, इनकी रचनाएं जरूर पढ़ना अगर आ जाए ना तो। एक तो विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार, ठीक है ना। और एक पांडे बेचैन शर्मा उग्र। इनकी रचनाएं तो कभी छोड़ना ही मत यार, किसी भी विधा की रचना हो कहीं से भी पूछ ही लेता है इनकी रचनाएं, ऐसा है, ठीक है। आदि उपन्यासों समाज की बुराइयों, उसकी सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के बड़े साहस के साथ किंतु सपाट बयानी के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने समाज के उस वर्ग को अपने उपन्यास का विषय बनाया है जिसे दलित या पतित वर्ग कहते हैं, और उसके चित्रण में किसी प्रकार के शील या अभिजात शिष्टता का परिचय नहीं दिया है। इसीलिए तो कहते हैं ना, शील या परिजा अभिजात शिष्टता, इसका मतलब ये होता है जिसे कहते हैं प्रकृतिवाद, है ना। और प्रकृतिवाद क्या होता है, यथार्थवाद का एक कदम आगे होता है, ठीक है ना। यथार्थवाद तो फिर भी ये होता है कि समाज में घट रही घटनाओं को बताना, पर प्रकृतिवाद में दो कदम आगे बताया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब तो कैसे एग्जाम्पल दूं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पर आप समझ जाओ एक प्रकार से जो भी है। कोई ऐसा खास एग्जाम्पल मैं कहाँ से लाऊं। जैसे जैसे मान लो यथार्थवाद में ये है कि आगे किसी को मारा पीटा जा रहा है, ठीक है, इतना सा हो गया। लेकिन प्रकृतिवाद है भयंकर तरीके से मारा मारा पीटा जा रहा है, तो है ना, सुनाने के साथ लड़ाई लड़ने के साथ साथ, है ना। के बाद चलते हैं बाकी तो नीचे। और ये देखो एक चीज और भी आती है एग्जाम में, कभी देखी तो नहीं मैंने, एक दो बार देखी थी कहीं, कि वैसे ये उल्लेखनीय है कि चंद हसीनों के खतूत जो है पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास। चंद हसीनों के खतूत, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये पत्रात्मक विधि में लिखा गया, ठीक है ना। अब देखो दिल्ली का दलाल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन दिल्ली का व्यभिचार वो किसका उपन्यास है, ऋषभ चरण जैन का। अब ऋषभ चरण जैन आपका भाई हो, भतीजे हो, रिश्तेदार हो, चाहे न हो, याद रखना पड़ेगा। ये कुछ लोग क्या होते हैं, हमें हमारे रिश्तेदार लगने लग जाते हैं, जैसे प्रेमचंद, भारतेंदु, बिहारी, तुलसी, ऐसा लगता है हमारे घर के मेंबर ही है ना। अब ऋषभ चरण जैन आपके हो सकता है घर का मेंबर हो चाहे न हो, पर इसका याद रखना पड़ेगा हमको, है ना। क्योंकि दिल्ली का दलाल भले ही हम पढ़कर आ चुके हैं, पांडे बचन शर्मा उग्र का दिल्ली का व्यभिचार और दिल्ली का कलंक, इनका बहुत बार पूछा गया है। वेश्या पुत्र और रहस्यमय तो आप छोड़ दोगे तो माफ कर देंगे आपको, कोई बात नहीं। दिल्ली का व्यभिचार मत भूलना यार। दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन, दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण जैन। आगे चलते हैं हम प्रेमचंद के समकालीन, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद, इनका नाम भी उपन्यास है, मतलब इनके भी कुछ उपन्यास है। तो नाटक क्षेत्र के अलावा कंकाल, तितली और कौन सा है, इरावती, है ना।
कंकाल 1929 में आता है, तितली जो है 1934 में आता है। अब देखो कंकाल में क्या है इम्पोर्टेंट में, कंकाली विशेष उल्लेखनीय है कैसे? दिल्ली तितली में तो ग्रामीण और कृषक जीवन का सामान्य औपन्यासिक फैलाव मात्र है, तितली में तो। पर कंकाल ही विशेषता यह है कि इसमें प्रसाद ने समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही है। विषय के चुनाव की दृष्टि से वे घोर प्रकृतिवादी लगते हैं। आ गई वही बात, प्रकृतिवादी है ना। पर पात्रों की रचना में वे उनका वही रोमांटिक रूप सामने आता है जो उनके नाटक और कविताओं में देखने को मिलता है। यद्यपि प्रसाद की दृष्टि प्रेमचंद, उग्र आदि की तरह सामाजिक थी, किंतु संयोगवश कंकाल में कुछ व्यक्ति ही प्रधान बन गए हैं। वे व्यक्ति समाज में अकेले हैं, उनका कोई वर्ग नहीं है। प्रकार के पात्र कोई मिलकर भी किसी वर्ग का निर्माण नहीं करते हैं। अर्थात घोर सामाजिक उपन्यास हम कह सकते हैं। पर आप कंकाल और तितली याद रखो कि कंकाल और तितली ये दोनों उपन्यास किसके हैं? ये प्रसाद के जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, नीचे चलते हैं, छोड़ दो बाकी नीचे जो भी डिटेल लिखी हुई है, थ्योरी लिखी हुई है, छोड़ दो आप, है ना, इतना मत पढ़ो। अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर कितना है? 563 के ऊपर ही ऊपर चलते हैं, कोई काम की चीज मिलती है तो। इस प्रकार हिंदी प्रसाद प्रतिभा संपन्न लेखक होते हुए भी हिंदी उपन्यास को कोई नया आयाम नहीं दे सके। ठीक है ना। अब बात करते हैं, हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद युग में नई दिशा देने का सफल प्रयास किया है। ठीक है ना, प्रेमचंद युग में ही। जैनेन्द्र जिनका जन्म 1905 में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनेन्द्र का जन्म भी इंपॉर्टेंट है, 1905। विवेच्य काल में 3 उपन्यास लिखे थे। अब इसी काल में, अर्थात इस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है ना, 1918 से लेकर 38 तक, इसमें लिखे थे 3 उपन्यास। ठीक है ना, परख, सुनीता और त्यागपत्र। बिना क्रम के याद रखना आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परख, सुनीता, त्यागपत्र। ठीक है ना, 1937 में त्यागपत्र, 35 में सुनीता, परख 1929 में। हिंदी उपन्यास को उनसे जो पाना था वो इन्हीं कृतियों से मिल गया था, है ना। परख में समकालीन, अब वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके क्या क्या अंदर है वगैरह वगैरह। अगर आपके सिलेबस में लगा हुआ है तो जरूर पढ़ के जानना, त्यागपत्र लगा हुआ होता है बहुत सारे सिलेबस में। ठीक है ना। पर चलो फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको जैनेन्द्र की एक पृष्ठभूमि आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि बड़े उपन्यासकार है। हिंदी उपन्यास को उनसे जो पाना था वो इन्हीं कृतियों से मिल गया था। परख में समकालीन सामाजिक उपन्यासों की परंपरा से अलग लीड पर चलने का प्रयास किया गया है। यानी कि, ठीक है ना, लेखक ने व्यापक सामाजिक गुत्थियों का चित्रण किया है, जीवन को। अच्छा, लेखक ने व्यापक सामाजिक जीवन को अपने उपन्यासों का विषय न बनाकर, वह बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जो घटना प्रधान उपन्यास थे वो पहले थे अपने वो देवगिरी खत्री के, लेकिन व्यक्ति प्रधान उपन्यास पहली बार लिखा गया था, वो लिखा गया था किसके उपन्यासों में? जैनेन्द्र में। क्योंकि प्रेमचंद के उपन्यास में पूरे वर्ग को, पूरे समाज को दिखाया गया था, किसी एक व्यक्ति विशेष का चित्रण नहीं किया गया था, पूरे समाज का। जैसे अगर मान लो होरी का वर्णन किया गया था, होरी के माध्यम से पूरे कृषक समाज का वर्णन किया गया है। व्यक्ति प्रधान उपन्यास नहीं कहे जा सकते उनके भी, ठीक है ना, सामाजिक कहे जा सकते हैं। लेकिन पहली बार व्यक्ति को मानस पटल पर लाकर या फिर सामने लाकर कि हाँ यार, व्यक्ति की भी कुछ कुंठाएं हो सकती है, व्यक्ति भी अंदर से टूट सकता है, व्यक्ति भी अंदर से हारा हुआ हो सकता है, उन सबको लाने का पहली बार काम जैनेन्द्र ने किया था। जैनेन्द्र, है ना, जय जैनेन्द्र, जय जैनेन्द्र अलग होता है, जय जैनेन्द्र, सॉरी सॉरी, जय जैनेन्द्र, जैनेन्द्र, बहुत बढ़िया। इनका भी कोई ओरिजिनल नाम था ना, आई थिंक जैनेन्द्र का भी, है ना, कमेंट करके बताओ मुझे क्या था। और लेखक ने व्यापक सामाजिक जीवन को अपने उपन्यासों का विषय नहीं बनाकर व्यक्ति मानस की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया है। उनके उपन्यास की कहानियां अधिकतर एक परिवार की कहानी होती है, और वे शहर की गली और कोठरी की सभ्यता में सिमट कर व्यक्ति पात्रों की मानसिक गहराइयों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। जैनेन्द्र की अगर कोई त्रुटि है, केवल ये है कि वे अपने पात्रों को पहेली बनाकर छोड़ देते हैं, और पाठक उस मनोवैज्ञानिक पहेली को सुलझाने के लिए असफल प्रयत्न में उलझा रहता है। जो भी हो, उन्होंने हिंदी उपन्यास को असंदिग्ध रूप, अब असंदिग्ध का मतलब क्या होता है? निश्चित। असंदिग्ध आ जाए तो अनिश्चित, असंदिग्ध रूप से नई दिशा प्रदान की है, और उपन्यास को सामाजिक यथार्थ ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक यथार्थ के चित्र में भी प्रवेश करने की राह सुझाई है। इस प्रकार में हिंदी मनोवैज्ञानिक उपन्यास की परंपरा का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार उन्हें हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का। वैसे उन्होंने हिंदी उपन्यास को नए शिल्प और नई भाषा से भी समृद्ध किया है ना। अब देखो, एक बार क्वेश्चन आया था कि शेखर एक जीवनी हिंदी का पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, वो गलत है, क्योंकि ये बताओ, जब पुरस्कर्ता ही अपने जैनेन्द्र है तो पहला उपन्यास कैसे हो सकता है जैनेन्द्र?
वो क्या बोलते हैं, शेखर एक जीवनी, ठीक है ना? अब शेखर एक जीवनी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु पहला नहीं है। वैसे उन्होंने हिंदी उपन्यास में नए शिल्प और नई भाषा शैली समृद्ध किया है। परख में उन्होंने प्रेमचंद की दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक पद्धति को निश्चित रूप से अपनाया है, पर सिलसिलेवार कहानी कहने की जरूरत है। जितने प्रेमचंद समझते थे उतनी जैनेंद्र नहीं समझ पाते हैं। परख की भांति सुनीता और त्यागपत्र में भी वयस्क और संवेदनशील पाठकों के लिए लिखे गए उपन्यास है, और विषय और शिल्प दोनों दृष्टियों से त्यागपत्र में समूची कथा एक पात्र विशेष से अवलोकन बिंदु से प्रस्तुत की गई है, तो निश्चय नाट्यीकरण की विकसित पद्धति है, ठीक है ना? अब पता नहीं क्या क्या है, एकदम कोई काम का होगा तो बता दूंगा मैं आपको। कथ्य के अनुरूप उनकी भाषा में भी नवीनता है, सादगी उनकी भाषा की विशेषता है, पर वे प्रेमचंद की भाषा की सादगी से भिन्न है, ठीक है ना? धीरेन्द्र की भाषा स्वगता लाभ अथवा खुद से या बहुत हुआ तो किसी आदमी से भी चुपचाप चुप चुप की जाने वाली बातचीत की भाषा है, बहुत बढ़िया। इसलिए भाषा सरल होने पर भी आंतरिक मनोभाव को व्यक्त करने की उसमें अद्भुत क्षमता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी उपन्यास को जयचंद्र की देन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और प्रेमचंद के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा विशेष योगदान दिया है। ठीक है, पहले तो बुराइयाँ बुराया कर दी, लास्ट में पैराग्राफ खत्म करना था तो एक लाइन जोड़नी, ठीक है। कुछ और उपन्यासकार है, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, नो डाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चित्रलेखा एक ऐसा उपन्यास है जो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य में एक विशेष अपनी पहचान के लिए जाना जाता है। एक यूनिक उपन्यास है बिल्कुल। इसके लिए कहा जाता है कि पाप और पुण्य को अभिव्यक्त करने वाला उपन्यास है ये। मेरी विश लिस्ट में है ये भी, इसको मैं चाहता हूँ कि जल्दी पढ़ लूँ मैं इसको, क्योंकि बहुत यूनिक उपन्यास बताया जाता है ये। और ठीक है ना, इसकी एक अलग ही ख्याति है, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि अलग ही टॉपिक है ना इसका, इसलिए। वैसे तो भगवती चरण वर्मा ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, मतलब बहुत, है ना। ये तो इम्पोर्टेंट ही है। 3 वर्ष नाम का भी लिखा था, 3 वर्ष, है ना। तो भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा की रचना कर पाठकों के बीच पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की है, पर उपन्यास में जीवन की धड़कन न होने के कारण इसका कोई स्थायी मूल्य नहीं हो सका है। 1936 में इनका 3 वर्ष नाम का एक उपन्यास भी छपा था, जो अपने अश्रु पंकिल भावुकता के कारण पाठकों में काफी लोकप्रिय हुआ है ना। तो राधिका रमन प्रसाद सिंह को छोड़ दो आप, जे.आर. रामचरण गुप्त को भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास है। कौन चाचा, ये ठीक है, सी.आर. रामचरण गुप्त कृत है ना। सी.आर. रामचरण गुप्त कृत जो बोध, अंतिम आकांक्षा और नारी, ठीक है ना। गांधी दर्शन पर आधारित उपन्यास, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं अपन। भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यासों में अगर बात करें हम, भगवती प्रसाद वाजपेयी, तो प्रेम पथ है, त्यागमयी है, अनाथ पत्नी है। ये अनाथ पत्नी देख लेना, वैसे मैंने कभी देखा नहीं है, पर 1-2 बार कभी नजर गई हो तो। इसके अलावा तो मैंने आपको पूर्व में विश्वम्भरनाथ कौशिक के बता दिया था, माँ और भिखारिणी, और ये वृंदावन लाल वर्मा के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो इसी पेज पे जस्ट ऊपर हमने पढ़ा था किसको, पांडे बेचैन शर्मा गुरु को, ठीक है ना। और इसी पेज पे हमने वृंदावन लाल वर्मा को पढ़ा है, उसके जस्ट नीचे ही देखा जाए तो मतलब एक के अपने आसपास ही। और इन तीनों चारों का प्रश्न हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। युग्म दिया गया था बने वृंदावन लाल वर्मा, उसके 3-4 उपन्यास और एक चीटिंग कर दिया, मतलब 3 उपन्यास तो वृंदावन लाल वर्मा के, चौथा उपन्यास किसी और का। फिर नीचे पांडे बेचैन शर्मा उग्र का दे दिया, फिर 3 उपन्यास उसके और चौथा किसी और का। तो यूँ बताना था कौन सा युग्म सही है। तो ये देखो इनके बहुत इंपॉर्टेंट है वृंदावन लाल वर्मा के। विराटा की पद्मिनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1936 में लिखा गया। गढ़ कुंडार 1000% इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, 1000% इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कैसे उपन्यास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 याद रखो, बाकी तो बहुत ही याद करने के, ठीक है ना। संगम भी है वैसे एक इनका, लेकिन ठीक है। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा, गढ़ कुंडार भी वृंदावन लाल वर्मा। देखो वृंदावन लाल वर्मा में और विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक में कंफ्यूज मत होना। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक माँ और भिखारिणी उपन्यास के रचनाकार है। वृंदावन लाल वर्मा जो है वो गढ़ कुंडार और विराटा की पद्मिनी के रचनाकार है, ठीक है। इसके बाद है अपने राहुल सांकृत्य, ठीक है ना। राहुल सांकृत्य अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण नाम है जितने रामचंद्र शुक्ल जी है, क्योंकि जितना रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान है उतना ही बहुत बढ़िया योगदान राहुल सांकृत्य ने दिया है, चाहे वो यात्रा साहित्य हो, ठीक है ना, चाहे वो विभिन्न प्रकार के इतिहास ग्रंथों को खोज के लाने का काम हो, ठीक है ना।
बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, ठीक है ना? इस वजह से इनकी सारी रचनाएँ महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि किसी भी क रचना को पूछने के लिए न्योता नहीं देना पड़ेगा। इसलिए इनके मौलिक उपन्यासों में शैतान की आँख पूछा जाता है। शैतान की आँख, राहुल सानकर्त्यायन की शैतान की आँख। सोने की ढाल तो छोड़ सकते हैं वैसे, पर विस्मृति के गर्भ में एक ये हो गया, विस्मृति के गर्भ में, ठीक है? और सोने की ढाल, कैसा भाव है छोड़ सकते हैं, भाव वगैरह छोड़ दो। निराला के उपन्यास 200% इम्पोर्टेंट है। अप्सरा ने अलका से कहा, प्रभावती निरुपमा कहाँ है? प्रभावती और निरुपमा। अप्सरा ने अलका से कहा, प्रभावती निरुपमा कहाँ है? फिलहाल तो ये तो याद रखो, बाकी आगे भी याद कराएँगे, ठीक है? अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 36 साल की, निरुपमा भी 36 साल की। प्रकाश वर्ष उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, निराला के उपन्यास है, बस इतना काफ़ी है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा बहुत बार पूछा गया है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी काव्य रचना नहीं है? तो काव्य रचनाओं के बीच में एक ये डाल देता है, ठीक है ना? याद रखना। बहुत बढ़िया, ये आज हमारा कहीं न कहीं उपन्यास वाला चैप्टर ही पूरा हो गया है, ठीक है ना? इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कहानी वाला चैप्टर, ये पढ़ेंगे पर कल। अगर आज हम प्रेमचंद को डिटेल से नहीं पढ़ते तो हो सकता है ये वाला चैप्टर भी हम पूरी तरह से पढ़ लेते। और बहुत अच्छी बात है ना, हमने प्रेमचंद को अच्छे से पढ़ा, जैनेंद्र को अच्छे से पढ़ा, इनकी रचनाएँ पढ़ी और जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएँ नगेंद्र वाले साहित्य में, उपन्यास में जो लिखी गई हैं, उनको विस्तार से समझा हमने और हमारी आत्मा को शांति प्रदान की है, ठीक है? बाकी चीज़ें 564 पेज नंबर से कहानी वाले चैप्टर से कल पढ़ेंगे हम, कि 1918 से लेके 1938 के बीच में कौन-कौन सी कहानियाँ लिखी गई हैं और कैसी कहानियाँ, ठीक है? चलिए तो ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बढ़िया-बढ़िया, बाकी मैं स्टॉप कर देता हूँ।